हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब चरम सीमा पर आप लोग का तैयारी पहुंच चुका होगा। आप लोग अब फाइनली डिवीज़न अच्छा से कर रहे होंगे। और सॉरी, एक दो दिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे देखे होंगे कि मैं अभी बच्चों के कहने पर ही कि सर कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं घर पे नहीं बन पाते हैं। तो जो मेरे नज़दीक हैं, मैं जैसा कि आप लोगों को पता है मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं अपना एकेडमी में ही अभी महा मैराथन में नाइट में भी बच्चों को बुलाता हूँ। 10-12 बच्चे जो रियली में पढ़ने को जागरूक हैं वो आते हैं और नाइट स्टे मेरे पास ही होता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे का डाउट कहीं पे भी कोई पोर्शन में हो तो वो लाइव न रह के एकदम सामने उनके रहते हैं और जो भी डाउट होता है मैं उनके सामने उस डाउट को दूर करता हूँ। तो बच्चे कुछ बोले कि सर यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सर घर पे अगर जाते हैं 2 घंटा, उसके लिए जो अभी और वीडियो है कंटिन्यू डाला कीजिए सर, कि लास्ट टाइम में हम लोग रिवाइज घर से करके तो अपना रिवीजन को पूरा कर लें। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ कि त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग क्या है, ये लेसन 9 है, ठीक है। और ईज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको सीबीएसई के लिए। तो आज इस एक्सरसाइज का मैं कुछ एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से ही आप लोगों को जैसा पता होगा कि मैं पिछला 5-6 साल का क्वेश्चन बैंक बच्चों से करवा रहा हूँ, जो क्लास में भी करवा चुका हूँ। और दूसरा कि यहाँ जो लाइव है क्वेश्चन मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का है वो मैं यहाँ बनवा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो 9 यूनिट का क्वेश्चन है वो ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही सेट किया हुआ है। और अभी तक के क्वेश्चन बैंक में भी जब भी क्वेश्चन पूछा इस यूनिट से तो 9 यूनिट का ही पूछता है, और वो भी एग्जाम्पल से ज़्यादातर। और मैक्सिमम कोई भी यूनिट लीजिए एनसीईआरटी का, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही होता है। इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही आपके सामने लाने वाला हूँ कि अगर आप फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन को अगर फाइनल टच दे रहे हैं आप, तो वो वीडियो देखिए। वो वीडियो आपको बिल्कुल 80% से एभव मार्क्स लाने में मददगार होगा, तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 9th यूनिट। इससे पहले मैं फिर वही जो आप लोग से हमेशा कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। और चैनल पे अभी भी अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ दोस्तों से करवाइए, खुद चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यू आता है और कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए ही बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आते हैं बेटा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर कुछ थ्योरी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे 2 इम्पॉर्टेंट थिंग है बेटा, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है ये दोनों पॉइंट अगर जो समझ लिया, इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति का, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का रीढ़ बोला जाता है, बैकबोन है ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्षैतिज से बने, मतलब हॉरिजेंटल लाइन से जो कोण बनता है, हॉरिजेंटल लाइन से जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर बात तो उठता है कि तो ठीक है, तो दोनों 2 क्यों हो गया। तो बस माइनर डिफरेंस है कि अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल के ऊपर हो, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या है, कोई प्रेक्षक ऊपर की ओर देख रहा है, इसका मतलब हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर बनने वाले कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की ओर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही सेम चीज़ अगर नीचे बन रहा है, ये क्षैतिज है और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, देखिए दृष्टि रेखा ही है, ठीक। तो इससे बनने वाले कोण को क्या कहेंगे बेटा, जो हॉरिजेंटल लाइन कौन सा है, ये लाइन, हॉरिजेंटल से नीचे बनने वाले एंगल को, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आप लोग को आ गया होगा। मतलब हिंदी में सुन लीजिए, अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर कोण बन रहा है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बन रहा है तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे या
अवनमन कोण कहेंगे। बस इतना ही का अंतर है। बहुत लोग अपने अपने तरीक़ा से बताते हैं, लेकिन सबसे सॉलिड तरीका है ऐसे याद करने का। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव एंगल अगर क्रिएट हो रहा है देन उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और उससे नीचे मतलब बिलो अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है धरती पर अदम। सबसे बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कुछ हमको अभी और बेसिक्स पॉइंट्स आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहला स्टार्ट किया। सबसे इजी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बेटा ऐसा प्रॉब्लम रहे ऊंचाई एवं दूरी का, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात उनसे नहीं लग पाता है कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो हम मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इस सॉल्व करने के पहले आगे आपको बता देते हैं, एकदम अच्छा से लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बोलिए आप लोग, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा बराबर क्या है बेटा, आधार बटा क्या है, कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। ठीक, इसको सीबीएसई वाले जनरली याद करते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बटा क्या है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है बेटा, देखो ना यहाँ पे क्यों और कब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, बिल्कुल इतना ही दूर में समझ में आ जाएगा। अगर कोण दिए हुए हैं, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, थीटा अगर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का और लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। मतलब एक त्रिभुज बना देते हैं और देखिएगा इसे समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो साइन थीटा दिया, अगर थीटा दिया हुआ है, क्या है बेटा, अगर थीटा दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है, ये लंब हो गया अभी इसके हिसाब से, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है। तो देखिए ना, अगर थीटा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए ना कैसे पहचानेंगे कि थीटा, लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो थीटा, लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। फिर देखिए अगर थीटा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और अगर आधार पूछ रहा है, तो इसका मतलब थीटा, आधार और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है, कॉस थीटा। तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। फिर देखेंगे कि अगर थीटा भी दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है और आधार पूछ रहा है, सबसे पहले पूछेंगे अपने आप से कि तीनों कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है बेटा। तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात में किसमें होता है, टेन थीटा में। क्या क्या होता है, थीटा, लंब और आधार। तो क्या यूज करेंगे बेटा, टेन थीटा। उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप कभी भी मतलब नहीं भूलिएगा। थीटा है, परपेंडिकुलर अगर दिया हुआ है, हाइपोटेनस पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। थीटा है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। या हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस पूछ रहा है, तो रिलेशन है क्या, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। थीटा है, अगर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो टेन थीटा। या थीटा है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस पूछ रहा है तो भी क्या, टेन थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले बोलता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब क्या है जी, वर्टिकल खड़ी है। तो मीनार को खड़ा कर देते हैं, खड़ा है तो इसको रख दिए, मीनार खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद क्या होता है, बेस पॉइंट क्या है। तो धरती पे जब खड़ा है, कोई भी चीज़ ऐसा थोड़ी होता है कि हवा में लटका रहेगा, क्या है जी, धरती पर ही खड़ा रहेगा। और धरती के एक बिंदु जो 15 मीटर की दूरी पे है, ये दूरी दिया हुआ बेटा कितना, 15 मीटर की दूरी पे है, और जो पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर, यहाँ शिखर जस्ट लाइक इसको हम लोग गांव में देखने वाले जनरली सब चीज़ देखते होंगे। मीनार नहीं ना, चिमनी तो जरूर देखते हैं ना। चिमनी को अगर नीचे से देखते हैं तो जो लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, वो आँख और आँख के सामने क्षैतिज रेखा, यहाँ से वो बनता है। तो क्या है जी, देखिए इस शिखर का इस बिंदु से
जो लाइन ऑफ साइट बना रहा है कोण थीटा वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि देखना है सबसे पहले कि दिया क्या क्या है। तो इस एंगल के हिसाब से क्या हो गया, आधार, इस एंगल के हिसाब से क्या हो गया, लंब। तो पूछ रहा है लंब ही तो पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या है, लंब। तो लंब पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मतलब बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, सोचेंगे माइंड में कि आखिर किसमें लंब, आधार और कोण होता है। तो कोण तो सब में होता है, लंब आधार किसमें होता है बेटा, tan थीटा में। तो क्या लगाएंगे बाबू, tan 60 डिग्री इक्वल टू, अगर इसको नॉमिनेशन कर दें ए बी और सी, तो क्या हो गया, लंब क्या है बाबू, ए सी और आधार क्या है, बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है जी, बताइए, √3 इक्वल टू, ए सी दिया हुआ है क्या, नहीं, ए सी नहीं दिया, बी सी है, क्या है, 15। तो लंब क्या हो जाएगा बेटा, ए सी इक्वल टू 15√3। ये मीटर में है तो मीटर में रहेगा, मीटर आंसर। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके बाद जो हार्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल का वो हम 2-3 और करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल है 2, एक और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए देख रहे होंगे कि मतलब ये बहुत ज़्यादा, अगर हम वीडियो बनाते टाइम अगर प्रश्न लिखें तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो पढ़ते हैं, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। इससे आगे नहीं पढ़िए, मेरा सजेशन है एक एक लाइन को बनाते चलिए। सबसे पहले क्या बोला, 5 मीटर ऊंचा खंभा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बना दिए 5 मीटर, लिख दिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर। फिर बोलता है खंभा रहेगा क्या, धरती पर नहीं रहेगा। बिजली मिस्त्री को मरम्मत करना है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। मतलब क्या है बेटा, शिखर जो है वहाँ से 1.3, मान ले कि इस बिंदु को ले लेते हैं, तो ये कितना उतरना चाह रहा है, 1.3 मीटर उतर गया। ठीक, बोलता है क्या है, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी जब ये छत है चाहे खंभा है, तो जब खड़ा है और सीढ़ी यहाँ तक लगाना है तो सीढ़ी तो झुका हुआ लगेगा ना, और धरती पर भी सीढ़ी भी कहाँ लगेगा, धरती पर ही लगेगा, लग गया। तो सीढ़ी की लंबाई आगे बताते हैं कि जब कर्ण है, ऑब्वियस सी बात है, तो कर्ण पूछ रहा है, ठीक, कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री झुकाने पर वह अपने अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब ये पूछ रहा है कि इस 60 डिग्री पर झुकाए तो इसका कितना लंबाई होना चाहिए। तो देखिए ना बेटा, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा लंबाई मतलब कि पॉल का पूरा लंबाई दे चुका है, और हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको ए, इसको बी और ये सी और ये बिंदु क्या है डी रख दें नाम, तो देखिए ना इसमें इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज किस क्या है बेटा, त्रिभुज ए बी सी में क्या है बेटा, ए सी बराबर, ए सी लंब ही ना, तो ए सी क्या है, ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा, आप लोग को समझ में आएगा, यही लंब है किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा जो दूरी है डी सी, तो डी सी और माइनस ए डी, क्या कि वहीं से उतरा है, माइनस क्या है बेटा, माइनस का ए डी, तो डी सी कितना है बेटा 5 और ये कितना है बेटा 1.3, तो कितना बचा 3.7 मीटर। देखिए ना बाबू, यहाँ से ब्लू पेन से हम इसलिए मार्क कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3.7 मीटर। ठीक, अब देखिए अब कुछ है ही नहीं, थीटा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, तो आगे क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है बेटा ए सी और कर्ण क्या है कर्ण ए बी, साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना है बेटा ए सी दिया हुआ ना 3.7 और बटा में ए बी। ठीक, साइन 60 का वैल्यू हम लोग को सबको पता है, क्या होता है √3/2 और 3.7 और बटा में क्या है बाबू ए बी। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू,
ए बी देखो ना, ए बी गुना √3 इज इक्वल टू 3.7 गुना 2, और इसीलिए ए बी जो होगा क्या बेटा 3.7 गुना 2 और बटा में √3। हिंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 का मान वो 1.732 ले सकते हैं, तो ले लिए। तो इसके बाद क्या सॉल्व करके आया, ए बी बराबर 4.28 मीटर आ गया ना यहाँ तक। अब सेकंड पोर्शन पूछता है, देखिए, और दूसरा क्या बोलता है, खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु का दूरी बताएं। सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, खंभे के पाद बिंदु, मतलब खंभा यहाँ पे है बेटा पाद बिंदु उसका, और उसका सीढ़ी का पाद बिंदु यहाँ जो धरती पे रहेगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी मतलब क्या है, इस त्रिभुज के लिए आधार का भी गणना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार दिया हुआ है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, कर्ण भी दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लेते हैं आधार और लंब, तो क्या है बेटा, आधार और लंब के हिसाब से निकालते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60, आधार हमको से पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, तो लंब क्या है AC अपॉन क्या है बाबू BC, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा √3, और AC कितना है अपने पास 3.7 BC, कोई दिक्कत नहीं। तो BC क्या है बेटा, BC √3 इज इक्वल टू 3.7, इसीलिए BC बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3.7 अपॉन √3। इसका जो डिवाइड करने के बाद आएगा क्या 2.4 मीटर, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए इसको वीडियो पॉज करके एक बार फिर से आप समझ सकते हैं, राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलिए तो देखिए बेटा, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलता है क्या, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी है इसमें लाइन बाय लाइन फिगर बनाते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन लिख देते हैं। आगे सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। तो फिगर क्या है, एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन आगे ऊंचा बना लेते हैं बेटा 10 मीटर। क्या है बेटा, ये भवन हो गया 10 मीटर, ठीक। और उस पे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका जो शिखर है भवन का छत, उसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा बेटा, जब उन्नयन बोला था इसका मतलब धरती के ऊपर, अर्थात ये कितना होता है बेटा 30 डिग्री। फिर बोलता है कि शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45, तो ध्वज को लहरा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए। और यही बिंदु ना, ये क्या है P मान लिए, P दिया हुआ है, मानना क्या है, और क्या है बेटा ये देखिए यहाँ पे आ गया A, ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भवन था, ये क्या है बेटा भवन, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू, ये क्या है ध्वज, क्या है बेटा ये ध्वज। तो बोलता है A लंबाई दिया हुआ है, इसको अब कर लेते हैं ना A, B और C, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछता है कि A डिग्री जो दिया हुआ है उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, ठीक। बोलता है कि P से भवन से P की दूरी, मतलब P से भवन का पाद का दूरी या भवन की दूरी, या भवन से P बिंदु का दूरी, और तथा ध्वज की लंबाई मतलब इतना दूर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा छोटा त्रिभुज देखिए ना, अगर हम बेटा देखिए यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज में निकाल लें, तो बड़ा त्रिभुज में जो लंब है, बड़ा त्रिभुज का लंब यहाँ पे काम करेगा, तो इसमें ई भी हमको पता चल जाएगा। चाहे ई अगर हमको दिया हुआ है, ई जब आ जाएगा तो इसमें केवल अननोन वैल्यू क्या रहेगा बेटा, ई है BC, ठीक। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज क्या है बेटा ABP में देखिए क्या है, आधार इस कोण के सामने 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, A वाला भुजा आधार और A वाला भुजा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, और थीटा भी दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे बेटा tan 30 इक्वल टू क्या है AB, और बटा में क्या है बेटा AB बटा
ए बी बटा, देखिए क्या है, ए बी बटा ए पी, लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान क्या होता है बेटा, 1/√3, और ए बी क्या दिया हुआ है 10, और ए पी, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10√3। कहाँ आ गया, ए आ गया 10√3 आ गया ना मीटर, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे आ गया ना पूरा। अब इसके बाद ई वाला कोण जो था बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है 45 डिग्री, सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है। तो देखेंगे लंब का कुछ भाग बाकी है, लंब में कुछ पता है, ठीक है, आधार भी दिया है और थीटा भी। तो क्या लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, ए पी सी में, ए पी सी में, ठीक है। तो क्या लेंगे tan ही ना, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है बेटा लंब, इस भुजा के सामने वाला भुजा लंब, तो क्या है ए सी, और आधार ए पी। tan 40 का वैल्यू कितना होता है 1, और ए सी क्या है बेटा, ए सी बराबर क्या हो जाता है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बटा में क्या है ए पी दिया हुआ है ना, क्या है बेटा 10√3। तो 10√3 क्रॉस त्रिया के गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी दिया हुआ है 10 और प्लस में बी सी। तो बी सी क्या है बाबू, देखो तो बी सी क्या है 10√3 और माइनस 10 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा √3 - 1 मीटर। तो क्या है बी सी बराबर 10√3, क्या है 10√3, मतलब क्या है बी सी क्या लिए थे हम लोग, झंडा की लंबाई। तो झंडा का लंबाई हो गया 10 × 10 × 10 × 3 - √3 - 1, 10 × √3 - 1। और जब ई आ गया पाद बिंदु का दूरी मतलब ए पी, तो पी बिंदु से भवन की दूरी या भवन से पी बिंदु की दूरी ये ऑलरेडी आ गया था, तो पहला आंसर ये हो गया बाबू। और तो लिख भी सकते हैं हम लोग, भवन से पी बिंदु की दूरी बराबर कितना, बराबर ए पी। तो क्या हो गया 10√3, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है झंडे की लंबाई, झंडे की लंबाई बराबर क्या इतना हो गया बेटा 10 × √3 - 1 मीटर। आंसर ये भी मीटर में हो जाएगा, काम खत्म। नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा है और बच्चे इसमें बहुत भूल भी जाते हैं, नहीं बन पाता उनसे, जबकि इतना छोटा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, अभी तक हम लोग उन्नयन कोण पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, मतलब अगर आप लोग आसपास में कोई देखे होंगे पुल, तो 2 पाया, हम अभी भूल जाते हैं, सिर्फ सीमित समझते हैं कि 2 पाया को ही, उतना बीच का जो चौड़ाई 40-50 फीट है वही साधारण सा एक छोटा नदी मान लेते हैं। उसके ऊपर जो रूफ बना हुआ होता है, जो रोड पार करते हैं हम लोग, आर पार करते हैं, उस रोड पे कोई व्यक्ति गया और बीच में मान ली कि ए वाला जो सतह है इसमें एक जगह खड़ा हुआ और एक पाया को इधर देखा, मेरे आंख से लेके पाया का पाद बिंदु मतलब पाया का आधार देखने पर बना कोण क्या है ऊपर से, तो आंख के सामने भी क्षैतिज रेखा होगा ना, ए वाला रेखा, तो क्या है बेटा ई वाला कोण क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोलता है दूसरा का पाया जहाँ पे से जिस पाया से नज़दीक है, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा खड़ा रहेगा, कोण क्या होगा वो 45 डिग्री का। तो एक से 30 डिग्री, दूसरे से 45। अब हम यहाँ पे बोले ही थे कि एक क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा के नीचे बना कोण हम लोग क्या बोलते हैं अवनमन कोण। ये भी क्षैतिज रेखा के नीचे बना कोण क्या कहलाएगा अवनमन कोण। मैं इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, चालू करने के पहले ही, कि क्षैतिज रेखा के नीचे बने कोण को अवनमन, क्षैतिज रेखा के ऊपर बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। तो ये है। अब देखिए ई वाला कोण और ई वाला एकांतर कोण, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो देखो ना बेटा, एक इसका बराबर ई है ना, और इसको ऐसे काट रहा है थोड़ा, और इसको कैसे काट रहा है ऐसे, तो ई बराबर ई 45 है, तो ई वाला क्या हो जाएगा 45। तो ए वाला डिग्री क्या हो गया कोण 45, और ए वाला कितना हो गया बेटा 30। ठीक, अब क्या कुछ नहीं बन गया बेटा,
पुल का ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका मतलब लंब दिया हुआ है। तो त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज कोई एक में ले लीजिए ए बी डी में, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या पूछ क्या रहा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई मतलब ई और ई, तो भैया इसका आधार AC पूछ क्या रहा है बाबू, AC बराबर वाट। तो AC बराबर होता क्या है, इसमें फिगर में देखो ना, AC बराबर है क्या है AD और प्लस DC, ठीक, इसको राउंड करके रखेंगे, ठीक, यही हमको पूछ रहा है। AD निकल जाएगा, अगर DC निकल जाएगा, AD इस त्रिभुज से निकल जाएगा ABD से, और DC DBC से निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो गया नदी का चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए ABD में क्या है बेटा, लंब दिया हुआ आधार पूछ रहे हैं, तो क्या है tan 30 इक्वल टू BD और बटा में क्या है बाबू AD। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√3 और BD कितना है 3 और AD बराबर हमको नहीं पता है, तो AD बराबर क्या होता है बेटा 3√3, ठीक। त्रिभुज किसमें BCD में आ गए, क्या है बेटा उसमें भी tan 45 इक्वल टू क्या है बाबू लंब BD आधार DC, तो 1 इक्वल टू BD कितना है 3 और DC बराबर कितना हो गया, तो DC इक्वल टू 3 गुना 1 बराबर 3, तो DC आ गया AD आ गया। और हमको पता है कि चूंकि यहाँ पे लिखे है ना, चूंकि नदी की कितना आसान है, बच्चे से नहीं बनता है, नदी की चौड़ाई इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो ना AD और प्लस DC और AD DC दोनों आ गया है, तो 3√3 और प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो 3 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो √3 + 1 मीटर, और यही क्या हो जाएगा बेटा अपना, यही क्या हो गया आंसर। चौड़ाई एक बार में लिख भी देंगे, चौड़ाई आखिर है क्या वो भी बता सकते हैं, क्या है बेटा AC लिखा हुआ ना, AC नदी की चौड़ाई यहाँ पे भी लिख देते हैं AC बराबर क्या है AD + DC, चलिए बराबर AC बराबर इतना आ गया आंसर। चलिए अब एग्जाम्पल खत्म करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज का 3-4 प्रॉब्लम बता देते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगर आप समझ लिए तो आपका ऊंचाई एवं दूरी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना ही से क्लियर हो जाना चाहिए, अब आपसे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए बेटा इसके बाद हम आपका एक्सरसाइज का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको पूछते हैं, ऑफलाइन में भी मेरे क्लास में भी पूछते हैं, और आप लोग को भी सबसे ज़्यादा मतलब इसमें दिक्कत होता होगा, और सबसे आसान इसमें कुछ रखा ही नहीं है। देखिए हम कोई पहले से फिगर नहीं बना के रखे हैं, बना के रख सकते थे टाइम बचाने के लिए, लेकिन नहीं, हम आप लोग के साथ लाइव बताएंगे और लाइव ही यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे कहाँ से तोड़ रहे हैं। तो देखिए अगर हम सपोज दैट, देखिए ये अब हम लिए हैं आप लोग के सामने, एक कूट का है, ट्यूबलाइट का ये कवर है, तो क्या बोलता है एक पेड़ जिसकी ऊंचाई, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष धरती को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छू रहा है धरती को 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताएं। अरे बेटा देखो कुछ नहीं है, अगर हम इसको मान लिया जाए पेड़ है और इसको बेटा ऐसा यहाँ से अगर आंधी आया और इसको देखिए ना यहाँ पे अगर ऐसे हम तोड़ दें, देखिए ना अभी क्या था बेटा, अभी आपके सामने क्या है, सीधा पूरा लंबाई, पेड़ का लंबाई पूरा है। तो देखिए टूटेगा, जहाँ से भाग टूट रहा है वो देखिए तो कहाँ पे आ रहा है, ये गिरा हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ से टूटा और ये धरती को छू रहा है, क्या है बेटा ये धरती को छू रहा है, तो जो ये क्षैतिज है, जो ई धरती है, इससे जो कोण बन रहा है बेटा, इससे कोण बन रहा है वो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, और कितना टूटने के बाद जहाँ पे धरती को वो छुआ, जहाँ पे धरती को छुआ वो कितना है 8 मीटर, ठीक। पेड़ का लंबाई, तो पेड़ का लंबाई मेरा हर्ष छुपा ही हुआ है जो है बस यहीं पे, इसको कर्ण मानना है, ठीक है। कर्ण निकाल लेंगे और लंब हमको निकल जाएगा, अगर हम लोग लंब निकाल लें और कर्ण निकाल लें और इसको ऐसे करके जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो वास्तविक में पहले पेड़ कहाँ था बेटा, यही था ना। तो कर्ण देखिए, कर्ण टूटा जो बन गया कर्ण,
जो टूटा पेड़, देखिए यहाँ से टूटा और ये टूटा जो बन गया कर्ण और ई बन गया लंब, ठीक। और लंब और कर्ण का दोनों का अगर अलग अलग निकाल के दोनों का लंबाई जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो चलिए करके देखते हैं। पेड़ लिए थे लंबाई बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता नहीं कितना लंबा था, ये दिया हुआ है। तो मान लिया कि बेटा ये जो धरती है ये पेड़ है, यहाँ से टूट गया, क्या से टूट गया? यहाँ से टूट गया ये पेड़ जो है, और ये ऐसे आके और यहाँ से इस पे आके गिर गया, ठीक है। इसको नहीं, अब ये समझ लीजिए कि खत्म हो गया। अब क्या हो गया? टूटने के बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं, डॉट डॉट से कर देते हैं ताकि समझ में आए कि भाग क्या है, टूटा हुआ। तो ए भाग टूट गया तो बचा क्या बाबू? ए बी सी और इसको क्या डी मानते हैं, लेकिन ये टूट गया। ऐसे पेड़ क्या था? ए बी सी, पेड़ ए बी सी था, ए यहाँ से आया और इस पे गिर गया, तो क्या बना? ए बी सी। इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये टूटा हुआ भाग, ठीक। तो अब कोण कितना बनाता है बाबू? 30 डिग्री। और ई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। बताओ ना, कोण सामने वाला भुजा लंब, आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, तो क्या यूज करेंगे बेटा? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है बाबू? ए बी परपेंडिकुलर ही है ना, और बेस क्या है? बी सी। बी सी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है बाबू? नहीं पता है हमको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और बी सी क्या है? बी सी हमको पता है 8, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 8/√3। हर परिमेयकरण करने के लिए करेंगे तो √3 से गुना और √3 से भाग, तो 8√3 और बटा में क्या बचेगा नीचे? 3। मतलब क्या है? ए बी बराबर आ गया, ठीक। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण निकालना है बाबू। तो कर्ण साइन भी ले सकते हैं और कॉस भी ले सकते हैं, हम जो आपको मर्जी वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉस से ही बनाते हैं। कॉस 30 डिग्री, आधार क्या है बाबू? बी सी। कर्ण क्या है? नहीं ना पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्ण क्या लिख देंगे बेटा? ए सी, ठीक। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का जो होता है, √3/2 इक्वल टू बी सी। बी सी दिया हुआ है ना 8, और ए सी हमको नहीं पता है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? मतलब √3 तिरिया का गुना ए सी √3 इक्वल टू 16। ए सी बराबर 16/√3, ठीक। इसका भी हर परिमेयकरण तो √3 और √3, ठीक। तो ए सी बराबर क्या हो गया बेटा? 16√3 और बटा में 3। आप बताइए बाबू, पेड़ की लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि पेड़ की लंबाई क्या है? पेड़ की लंबाई कैसे निकलेगा बेटा? क्या है? ए बी लंबाई बराबर क्या है? ए बी प्लस ए सी। ए बी आ चुका है 8√3/3 प्लस 16√3/3 लघुत्तम 3, तो क्या हुआ? 8√3 प्लस 16√3 क्या हो जाएगा बेटा? 24√3 और बटा में 3, तो 3 8 कट जाएगा, क्या हो गया बेटा? 8√3। पेड़ की लंबाई क्या आ गया बेटा? 8√3 मीटर। कोई दिक्कत? देखो ना, क्या था आपको लाइव बता भी दिए, तोड़ के बता दिए कि वही खड़ा था तो उसका पूरा ऊंचाई था, और वही पड़ गया तो उसका ऊंचाई अलग अलग, दोनों खाली बस दो निकाल के और जोड़ देना है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर का अभी स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी प्रॉब्लम से डरते हैं कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है और इतना आसान बनता है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों लोग को, और ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब राजमार्ग क्या है बेटा? धरती पे ही होगा। चलिए इधर देख लेते हैं, मीनार यहाँ पे होगा, मीनार कहीं पे, ठीक है। चलिए, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति या एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री के अवनमन कोण के साथ देखता है। क्या है? वह 30 डिग्री के साथ कि कोई कार जो है नीचे धरती पे ही चल रहा होगा, वो पाद की ओर मतलब मीनार के बेस की ओर बढ़ रहा है, उसको वो ऊपर से देखता है, तो कितना डिग्री का अवनमन कोण है बेटा?
ये देखता है अवनमन कोण, तो अभी पता है। ई वाला कोण क्या हो गया? अवनमन कोण। कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री अवनमन कोण के साथ देखता है, जो मीनार के पात की ओर बढ़ रहा है, एक चाल से वो बढ़ रहा है। 6 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? यहाँ पे देखिए, इसको हम राउंड करते रहे, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि कार कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पे आ गया। तो ये अवनमन कोण मतलब क्या है बेटा? ए वाला कोण। ए वाला कोण कितना डिग्री हो गया अब? 60 डिग्री। ठीक, अब ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटता है तो अंतः काटता कोण बराबर होता है। अर्थात ये जब 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री। कैसे बेटा? देख लीजिए, ऐसे काट रहा है और ये अगर समानांतर रेखा है तो ई वाला कोण इसके बराबर होगा, तो वही तो सेम है। यहाँ से उतारे 30 डिग्री, ए वाला 60, तो ये वाला कितना बेटा? 60 डिग्री। पूछता है तो बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो जो नया बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा? यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा? 6 सेकंड लगा। तो पूछता है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा? तो अगर ये दूरी हमको पता चल जाए कितना है तो आराम से इसका भी समय निकल जाएगा। तो अब इसमें जब ये पूरा त्रिभुज बन गया, हम बता दें कैसे कौन सा कोण बराबर हुआ। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? ए बी डी में देखते हैं क्या है। आधार लंब पूछ रहा है, आधार भी हमको नहीं दिया है, तो क्या है? tan, कौन सा यूज करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात tan 60, क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन निकालना है। तो tan 60 बराबर क्या है? ए बी और बटा में क्या है? डी बी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा? tan 60 का वैल्यू √3। और ए बी क्या होता है बेटा? कुछ नहीं हमको पता है। ए बी बराबर, और डी बी क्या है? डी बी भी कुछ नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं। तो डी बी बराबर क्या है? ए बी बटा √3। अब देखिए क्या है बेटा यहाँ पे? डी बी बराबर ए बी बटा √3। अब इसके आगे हम बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसमें लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा? देख लो यहाँ पे, तो उसमें भी वही लगेगा, लैम्ब और आधार का रिलेशन है और थीटा दिया हुआ है। तो बस tan उसका कितना डिग्री कोण है? tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है बाबू? ए बी और बटा में क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे? ए बी और बटा में बी सी। कोई दिक्कत? बी सी को क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ना यहाँ पे, तो ए बी √3 इक्वल टू बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। देखो तो लोग जरा, तो देखिए ए बी √3 बराबर क्या है बेटा? बी डी प्लस क्या लिख सकते हैं? सी डी। कोई दिक्कत नहीं। अब बी डी का मान देखो ना, यहाँ पे इसको अगर 1 मान लें तो बी डी का मान ऑलरेडी है, तो ए बी √3 इक्वल टू ए बी बटा √3 इक्वल टू क्या है बेटा? सी डी प्लस सी डी। क्या हो गया? प्लस सी डी। तो इसको एक साइड, तो ए बी √3 माइनस ए बी क्या है बेटा? बटा √3 बराबर क्या है? सी डी। तो सी डी बराबर देखो ना, एलसीएम लिए तो √3 से √3 3 हो जाएगा, तो 3ab माइनस ए बी, अब बटा में क्या है बेटा? √3। तो सी डी बराबर 2ab और बटा √3। तो देखिए सी डी बराबर क्या आया? सी डी बराबर 2, इसका दूरी क्या है? 2ab अब बटा √3। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे, चूंकि 2ab अब बटा √3 दूरी तय करने में कितना लेता है बेटा? 6 सेकंड। ठीक, इसीलिए एक तो क्या होगा? 6 बटा 2ab और ऊपर में क्या चल जाएगा बेटा? √3। और इसीलिए टोटल कितना है अपने पास? ए बी, बी डी के बराबर क्या दूरी है? यही दूरी पूछ रहा है ना, तो क्या है? ए बी बटा √3। इसीलिए ए बी बटा √3 दूरी तय करने में क्या हो जाएगा? 6 गुना √3 और बटा क्या है? 2ab और 2ab और यहाँ पे क्या है बाबू? ए बी बटा √3 से √3 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? 2 से 6, 2 तिया 6,
तो कितना आंसर आ गया बेटा, वहाँ से वहाँ दूर जाने में 3 सेकंड। आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चे लोग इसे बोलते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इसमें इसके बाद आप लोग जो भी हो, जितना थ्योरी बताए उससे आप लोग ट्राई कीजिए और पूरा बनाइए। चूँकि क्रैश कोर्स है तो हमको और भी टॉपिक का बच्चे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन आप लोग को कवर अप किया जाए। और इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर ये 6 समझ लिए तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा कोई भी प्रॉब्लम बना देने के लिए, ठीक है। और चूँकि ये क्रैश कोर्स है, स्पीड अप थोड़ा सा तेज़ बनाना है, तो इतना काफ़ी है इस एक्सरसाइज के लिए। 5 क्वेश्चन, फिर भी लंबा वीडियो हो गया है। तो चलिए जाते जाते, अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार कहेंगे ज़रूर जुड़िए। और बिल्कुल अब आप परीक्षा तक चैनल से जुड़े रहें। मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि आप लोग कम रिवीजन में भी, आप लोग सीमित रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, वो मैं कुछ ही दिन के बाद, इस वीडियो के कुछ दिन के बाद मैं ज़रूर बनाऊँगा। 1-2 दिन में ही बनाऊँगा। लेकिन हाँ, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें।